नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका द सिविलियन विद शेखर पांडे सर के इस प्लेटफॉर्म पे, जो कि सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आप सिविल सेवा परीक्षा कोई भी हो, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, चाहे किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, उसको अगर पास करना है, उत्तीर्ण करना है, तो उसमें भूगोल को मजबूत करके रखना आवश्यक पड़ जाता है। साथ ही अगर भूगोल को मजबूत रखना है तो उसके लिए मैपिंग पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन किसी भी पेपर में आप देखिए मैपिंग के माध्यम से ही आते हैं। और अगर आपने किया है तो डायरेक्ट वो सही होगा, समय बिल्कुल नहीं लेगा। और अगर नहीं आपने प्रैक्टिस किया है तो वो फिर आप सोचते रहिएगा, वो समय ही जाएगा, वो अंक आपको, उस प्रश्न को आप सही नहीं कर पाएंगे और ये एक विडंबना बन जाती है जो पछताने का कारण बनता है। तो दोस्तों, इसीलिए समय रहते क्यों ना मैपिंग को अच्छे से कर लिया जाए। तो इसी क्रम में आज हम मैपिंग की ये एक श्रृंखला स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज का पहला वीडियो रहेगा आपका पर्वत श्रेणियों के ऊपर। विश्व में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, वो उनकी क्या विशेषताएं हैं, कौन से परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, कौन सा करंट अफेयर्स के कारण आने वाले समय में इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, इनको देखा जाए। आइए तो इसी क्रम में स्टार्ट करते हैं हम कॉन्टिनेंट वाइज। पहले उत्तरी अमेरिका को लेते हैं। आइए दोस्तों, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जो कि पश्चिमी गोलार्ध का एक महाद्वीप है। इसमें दोस्तों आर्कटिक वृत्त भी गुजरती है और उसके उत्तर का जो भाग है, जाहिर सी बात है बर्फीला होगा। वहां पर भी सबसे उत्तर में जो पर्वत है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है ब्रूक्स रेंज। तो पहली पर्वत श्रेणी ब्रूक्स रेंज कहां पर है? अलास्का के उत्तर में। क्या नाम है? ब्रूक्स श्रेणी, ब्रूक्स रेंज, ब्रूक्स श्रेणी। कई बार एग्जाम में आ चुका है। ब्रूक्स श्रेणी कौन से महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका में। किस देश का है, किस देश का भाग है? तो अलास्का किस देश का भाग है? यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो आंसर बनेगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अलास्का के ही दक्षिण में एक दूसरी पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है अलास्का। ये तो अच्छा है, आसान हो गया, अलास्का। अब ब्रूक्स रेंज और अलास्का रेंज, इन दोनों श्रेणियों के मध्य में एक दूसरी पर्वत श्रेणी आती है दोस्तों, जिसको याद रखना पड़ेगा। कैसा है? रंग बिरंगा है। क्या नाम है? रंगेल, रंगेल पर्वत श्रेणी। यह कहां पे है? यह आपके अलास्का, यूएसए और कनाडा के सीमा पर, बॉर्डर पर पर्वत श्रेणी है, जो ब्रूक्स रेंज और किसके बीच में है? अलास्का रेंज के बीच में है। अब इसके साथ ही कुछ यहाँ पर अन्य भी जो छोटी श्रेणियां हैं उनको देख लिया जाए। जैसे आपको पता है, प्लेट टेक्टोनिक पढ़ते समय आपने पढ़ा ही है, अल्यूशियन आइलैंड्स, अल्यूशियन आइलैंड आर्क। ठीक, अल्यूशियन द्वीप समूह के समीप ही एक और पर्वत श्रेणी है जिसका नाम क्या है? अल्यूशियन ही है, अल्यूशियन, अल्यूशियन पर्वत श्रेणी। ठीक, ब्रूक्स रेंज के पश्चिम में, यानी कि अलास्का के उत्तर में एक पर्वत श्रेणी है कुस्कोक्विम, कुस्कोक्विम। इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, कारण उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ब्रूक्स रेंज है, अलास्का रेंज है और रंगेल रेंज है। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट क्या आता है दोस्तों? अगला इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में अक्सर पूछा गया, क्या नाम है? मैकेंजी, मैकेंजी, मैकेंजी रेंज, मैकिनले नहीं, मैकेंजी रेंज। तो मैकिनले क्या है? ये भी एग्जाम में आता है, आएगा भी, फिर आएगा, पुनः आएगा। कारण कारण कि यह पूरे समूचे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। माउंट मैकिनले कहां पर है? अलास्का रेंज में है। तो मैकेंजी श्रेणी कनाडा में पड़ेगी, जहां से मैकेंजी नदी निकलती है, लेकिन मैकेंजी चोटी, इसको इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, माउंट मैकेंजी, माउंट मैकेंजी, यह चोटी है अलास्का रेंज की, ऊंची चोटी है। ठीक, तो क्या आपने देखा? ब्रूक्स रेंज उत्तर में, अलास्का रेंज दक्षिण में, मध्य में जोड़ने वाला रंगेल। रंगेल के पूरब में कौन, पश्चिम में कौन? रंगेल के पूरब में मैकेंजी रेंज, मैकेंजी रेंज से मैकेंजी रिवर निकलती है, वहीं पे यूकॉन नदी बहती है, सबसे लंबी नदी अलास्का की। पश्चिम जाने पर अल्यूशियन रेंज है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर
एक लंबी पर्वत श्रेणी आती है जिसका नाम है रॉकीज पर्वतमाला। क्या नाम है? रॉकीज पर्वतमाला, जिसके यही सब विस्तार बनते हैं। रॉकीज पर्वतमाला यह उत्तर से दक्षिण तक विस्तृत है। अब रॉकीज पर्वतमाला के सापेक्ष अन्य छोटी छोटी श्रेणियां हैं जो परीक्षा में प्रायः पूछी जाती हैं, जैसे कि आर्कटिक वृत्त, कनाडा से गुजरने वाले आर्कटिक वृत्त पर एक पर्वत श्रेणी है। वो पर्वत श्रेणी कहां पर? आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर पर है। तो कुछ अनोखा हो गया, खुशी से झूमेगा कौन? जैसे सावन में बारिश में पीकॉक घूमता है, पीकॉक झूमने लगता है। ठीक, तो पीकॉक रेंज याद रखिएगा, पीकॉक रेंज आर्कटिक वृत्त पर कौन सी श्रेणी है? पीकॉक रेंज। पीकॉक रेंज आर्कटिक वृत्त पर है, आर्कटिक सर्किल पर पीकॉक रेंज। इसके उत्तर में मैकेंजी ब्रूक्स उत्तर में है, दक्षिण में कौन है? अब उनको देखते हैं। तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका कैमरून। कैमरून क्यों इंपॉर्टेंट भाई? क्योंकि कैमरून नामक देश कहां पर है? कैमरून नामक देश है आपका अफ्रीका में, और वहां पर माउंट कैमरून नामक एक ज्वालामुखी पर्वत भी है, और यहां पर कैमरून श्रेणी है। याद रखिएगा, एग्जाम में यही सब बाउंसर बनता है दोस्तों। और मुख्य रूप से अगर आपको लीड करना है, अगर आपको प्रारंभिक परीक्षा में कट ऑफ के फेयर से ऊपर रहना है, तो आपको थोड़ा सा 4-5 कम से कम 5 क्वेश्चन ज्यादा सही करना पड़ेगा। और एवरेज तो सभी कर रहे हैं, ज्यादा कौन करेगा? जो बाउंसर्स को भी सही कर लेगा। और बाउंसर्स यही सब होते हैं दोस्तों, मिलते जुलते रहेंगे, जरा सी लापरवाही होगी, गलत हो जाएगा। ठीक, तो क्यों ना उसको पहले से हम अभ्यास करा दें आपको, आप उन गड्ढों में ना गिरिए, उनको पहले निकाल दें आपको। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे हमने देखा मैकेंजी, मैकिनले, मिलता जुलता नाम, ये श्रेणी, ये चोटी। ऐसे ही यहाँ कैमरून श्रेणी है, और अफ्रीका में कैमरून नामक चोटी मिलेगी। कैमरून पीक, माउंट कैमरून, वो क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है, एक्टिव है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो कनाडा की ये प्रमुख श्रेणियां हैं दोस्तों। इसके बाद यूएसए में पहले पश्चिमी तट को ले लेते हैं। पश्चिमी तट में कैस्केड नामक एक पर्वत श्रेणी पड़ती है, और कोस्ट रेंज नामक श्रेणी पड़ती है। कैस्केड, कोस्ट रेंज। कैस्केड और कोस्ट रेंज, हिंदी में भी कोस्ट रेंज लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन भी आता है। कोस्ट रेंज कहां अवस्थित है? यूएसए में अवस्थित है। यूएसए के किधर? यूएसए के पश्चिमी सीमा पर अवस्थित है। यहां पर अगला क्या इंपॉर्टेंट है? यहां पर माउंट विटिनी नामक एक चोटी है। क्या नाम है? माउंट विटिनी, जो एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। माउंट विटिनी, इसको अलग से लिख देते हैं, माउंट विटिनी। माउंट विटिनी कहां पर? कोस्ट रेंज में। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो एक पर्वत श्रेणी प्राय एग्जाम में आया है, सियरा नेवादा। नेवादा नामक जगह तो लगभग भारत के प्रत्येक जिले में है, आप भी सुने होंगे नेवादा। लेकिन एक पर्वत है सियरा नेवादा, इसी से मिलता जुलता एक पर्वत आएगा सियरा नवेदा, यूरोप में। अंतर है मात्रा का, वही मात्रा का अंतर आपका नंबर सही भी कराएगा, नहीं तो माइनस मार्किंग में कटाएगा भी। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो आएगा यह है सियरा नेवादा। सियरा नेवादा, सियरा नेवादा, मात्रा पे ध्यान दीजिएगा, नेवादा, मात्रा कहां है? ने। ठीक है, सियरा नेवादा। इसकी दूसरी विशेषता क्या है? यह विश्व के ब्लॉक पर्वतों में सबसे लंबी श्रृंखला है। ब्लॉक माउंटेन्स की लॉन्गेस्ट चेन इन द वर्ल्ड। ब्लॉक पर्वत, और ब्लॉक पर्वतों में भी विश्व की लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबी है। इसी पे प्रश्न अक्सर इसमें आता है, सियरा नेवादा पे।
कि कैसा है, ब्लैक पर्वत है, सबसे लंबी श्रृंखला है, दूसरा कहां पर है, यूएसए में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली पर्वत है सैक्रामेंटो। सैक्रामेंटो, सैक्रामेंटो, इसका क्या महत्व है? सैक्रामेंटो एक घाटी भी है जो कि भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए जानी जाती है। इसका मतलब इस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु है, बिल्कुल है। यह आपके शीतोष्ण क्षेत्र में पड़ रहा है, पछुआ पवनों के प्रभाव में शीतकाल में आता है, शीतकालीन वर्षा होती है, भूमध्य सागरीय जलवायु होती है, ग्रीष्म ऋतु सूखी होती है। यानी कैसी वनस्पतियां? खट्टे रसदार फल। तो जैसा भूमध्य सागरीय जलवायु में पाया जाता है वैसा ही यूएसए के पश्चिमी तट पर भी पाया जाएगा। ठीक, अब इसके उत्तर चलते हैं। इसके उत्तर एक पर्वत श्रेणी है, सैंड हिल्स नाम है। क्या नाम है? सैंड हिल, सैंड हिल्स। और उत्तर गए। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, दो पर्वत श्रृंखलाएं मिलेंगी। एक तो मेसाबी रेंज के पास, मेसाबी रेंज क्यों जाना जाता है? लोहे के लिए जाना जाता है। यूएसए में मेसाबी रेंज आयरन ओर डिपॉजिट, यहां पर लौह अयस्क भंडार बहुत प्रचुर मात्रा में है, मेसाबी रेंज। उसी के पास आपको आयरन हिल नामक पहाड़ी मिलेगी, आयरन लोहा, मेसाबी रेंज आयरन हिल। और उसके पश्चिम गए तो आयरन कैसा होता है? आयरन ब्लैक होता है, तो यहां पर मिलेगा ब्लैक हिल, ब्लैक हिल्स। रंग पे भी पर्वत हैं जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, मेसाबी या आयरन हिल। ठीक, ये तो सब जानते हो, लेकिन ब्लैक हिल्स, इसको ध्यान दीजिएगा। ब्लैक हिल्स कहां? ब्लैक कौन होता है? आयरन होता है। आयरन कहां मिल रहा है? मेसाबी रेंज, आयरन हिल के पास। अब उसके समीप ही तो ब्लैक हिल होगा, तो यूएसए में मेसाबी रेंज के पश्चिम में ब्लैक हिल्स पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब मेसाबी रेंज के पूरब बढ़ना है हमको। पहले ब्लैक हिल, फिर आयरन हिल, मेसाबी, उसके पूरब गए अलेघनी माउंटेन और पूरब गए अपलेशियन माउंटेन। एक क्रम में बढ़ेंगे दोस्तों तो याद रहेगा। अलेघनी यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि अपलेशियन महत्वपूर्ण बन जाता है। अपलेशियन, अपलेशियन क्यों महत्वपूर्ण भाई? अपलेशियन पर्वत एक पुराना वलित पर्वत है, जैसे अपने यहाँ अरावली है, भारत का सबसे पुराना वलित पर्वत अरावली। इसी प्रकार इसी के साथ का, इसी के समकक्ष है अपलेशियन। अरावली जैसे खनिज संपन्न है, अपलेशियन भी खनिज संपन्न है। तो अरावली के समीप उद्योग है, राजस्थान में काफी उद्योग है, तो क्या अपलेशियन के समीप भी उद्योग है? बिल्कुल है। अपलेशियन भी उद्योग खनिज संपन्न क्षेत्र है और पुराना वलित पर्वत है। पुराना वलित पर्वत है और खनिज संपन्न है, खनिज संपन्न है अपलेशियन पर्वत श्रेणी। ठीक है, अपलेशियन के पूरब में आए। अब यहां ध्यान देना होगा, यहां पर रंग के नाम पर, रंग के नाम पर कई पर्वत श्रेणियां हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, आगे भी पूछी जाएंगी। कैसे याद रखना है उनको एक क्रम में? आइए, पहली पर्वत श्रेणी ब्लू हिल्स, ब्लू हिल्स कहां पर है? यूएसए कनाडा बॉर्डर के पास, अपलेशियन का उत्तरी छोर, ब्लू हिल्स, नीला, ब्लू हिल्स। ठीक, क्यों? क्योंकि भाई वो सागर आ रहा है वहां पे, न्यूफाउंडलैंड। ब्लू हिल्स, ब्लू हिल के दक्षिण में, ब्लू हिल के और दक्षिण में जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी के समीप। वाशिंगटन डीसी किसका मुख्यालय है? पूरी दुनिया का। राज किसका है? यूएसए, अंग्रेजों का, गोरों का। तो याद रखने के लिए बता रहा हूं, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क,
इनके समीप वाशिंगटन डीसी जो कैपिटल है, वहां पर क्या है, अंग्रेजों का, गोरों का राज है। तो कैसे, व्हाइट। तो यहां पर कौन सी पर्वत मिलेगी, व्हाइट हिल्स। व्हाइट से बन नहीं पाएगा इसलिए ब्लैक से बना दे रहे हैं। यहां पर पर्वत जो श्रेणी है, छोटी है, उसका नाम है व्हाइट हिल, व्हाइट हिल्स, व्हाइट हिल्स। व्हाइट कैसे याद रखना, वाशिंगटन डीसी मुख्यालय, अंग्रेजों का हेडक्वार्टर्स, व्हाइट हिल्स। ठीक, अब इसके दक्षिण आए, तब क्या है भाई, लॉन में इनके कैसा रहेगा, व्हाइट हिल है, वाशिंगटन डीसी है, राष्ट्रपति भवन वहां का है आपका। उसके उत्तर में हरियाली होगी कि दक्षिण में, सोच के बताइए। भूगोल का एक यह कंसेप्चुअल पार्ट है। हम कहां पर हैं, उत्तरी गोलार्ध में, किसकी तरफ, ध्रुव की तरफ, उत्तरी ध्रुव की तरफ। सूर्य हमेशा कहां के कहां मध्य रहेंगे, सूर्य हमेशा विषुवत रेखा और कर्क रेखा, फिर पुनः विषुवत रेखा, मकर रेखा, फिर पुनः कर्क, विषुवत रेखा, कर्क रेखा। तो सूर्य दक्षिण ही रहेंगे। रोशनी कहां मिलेगी, दक्षिण की तरफ मिलेगी। तो हरियाली कहां होगी, दक्षिण की तरफ। तो क्रम लगाना हुआ तो ब्लू हिल को उत्तर में करिएगा, ग्रीन हिल को व्हाइट के दक्षिण में करिएगा। ठीक है, इस तरह से दिमाग में जब कंफ्यूजन होता है तो यही सब काम आता है, वहां पे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो क्या नाम है, ग्रीन हिल्स, ग्रीन हिल्स, ग्रीन हिल्स। ठीक, ग्रीन हिल्स। इसके बाद ब्लू से शुरू किया तो अंत भी ब्लू से होना चाहिए, ब्लू से, लेकिन ब्लू हिल हो गया, एक ही नाम दो बार नहीं आ सकता। तो यहां पर क्या नाम आ गया, ब्लू रिज, ब्लू रिज माउंटेन्स, ब्लू रिज माउंटेन्स, ब्लू हिल्स, ब्लू रिज माउंटेन्स। ठीक, इनके मध्य में व्हाइट हिल, ग्रीन हिल, और अब जो आने वाला है वो कैसा है, लाल है। लेकिन लाल में कैसा, जैसे कैट ने किल कर दिया किसी को, कैट्स किल, उसका नाम क्या है, कैट्स किल, कैट्स किल। अजीबोगरीब नाम है लेकिन यही सब एग्जाम में आते हैं। कैट्सकिल पर्वत श्रेणी, कैट्सकिल अपलेशियन के पूरब में, यूएसए में, कैट्सकिल। ठीक, यहां इतनी पर्वत श्रेणियां हैं, यहीं पर सबसे ज्यादा जनसंख्या भी निवास करती है यूएसए की, उत्तरी अमेरिका की। कारण क्या, यहां पर जलधारा बहती, आगे आने वाली वीडियोस में आप समझेंगे, वहां फिर रिवीजन हो जाएगा। कौन सी जलधारा, गर्म, कौन सी, क्या नाम है, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो गर्म जलधारा है वो इन ठंडे प्रदेशों को गर्मा देती है, रहने लायक, रहने योग्य मौसम बना देती है, जिस कारण से यहाँ पर वर्षा भी होती है, खेती भी होती है, प्लेन्स भी डेवलप हैं, मैदान, और यहाँ पर जनसंख्या का संकेंद्रण भी अधिक मात्रा में हो पाता है, थैंक्स टू गल्फ स्ट्रीम। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। इसके और दक्षिण गए तो स्मोकी माउंटेन, स्मोकी माउंटेन, स्मोकी माउंटेन। क्यों भाई, क्योंकि फ्लोरिडा पहुंचने वाले हैं, फ्लोरिडा में यहां पर इनके रॉकेट्स जा रहे हैं। अब रॉकेट जाएंगे तो नासा का हेडक्वार्टर्स है वहां पे, ठीक, टेस्टिंग हो रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है। अब वहां पर स्मोक छूटेगा पीछे, तो पर्वत कैसा, स्मोकी पर्वत, फ्लोरिडा के पास स्मोकी पर्वत। इस तरह से याद रखिएगा, फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप मतलब जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र, फ्लोरिडा प्रायद्वीप। ठीक, स्मोकी पर्वत। तो ये रहे आपके कनाडा और यूएसए के पर्वत। एक बार फटाक से रिवीजन मार लेते हैं। सबसे उत्तर में ब्रूक्स श्रेणी, फिर अलास्का में पड़ता है, दक्षिण में अलास्का श्रेणी, दोनों को जोड़ने वाला रंगेल श्रेणी। अब इसके पूरब आए तो मैकेंजी श्रेणी, उसके दक्षिण पीकॉक श्रेणी, पीकॉक आर्कटिक वृत्त पे पड़ने वाला पर्वत श्रेणी है। और दक्षिण गए कैमरून श्रेणी। क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि माउंट कैमरून कहां पर है, अफ्रीका में। कैमरून देश कहां है, अफ्रीका में। कैमरून श्रेणी कहां है, कनाडा में। अब इसके बाद यूएसए लगता है, यूएसए में ब्लैक हिल्स, मेसाबी हिल्स, और दक्षिण गए सैंड हिल, और दक्षिण गए सैक्रामेंटो। लेकिन पूरब की तरफ रंगों पे नाम है और यही एग्जाम में ज्यादा आता है। तो अपलेशियन के पूरब आए, उत्तर से देखेंगे तो ब्लू से शुरू करेंगे, ब्लू पे खत्म करेंगे रंगों का नाम, ब्लू हिल्स, फिर व्हाइट, क्योंकि वाशिंगटन डीसी आ गया, व्हाइट का मुख्यालय, व्हाइट हिल्स। व्हाइट के साउथ पार्ट में सनशाइन ज्यादा मिलेगा तो हरियाली ज्यादा रहेगा, साउथ में ग्रीन हिल्स। उसके और दक्षिण में गए
अब वहां पे खेत हैं तो बिल्ली भी रहेंगी, वो चूहों को काटेगी, लाल लाल खून निकलेगा। कैटस्किल माउंटेन, और लास्ट ब्लू से शुरू ब्लू से खत्म, ब्लू रिज माउंटेन। इस तरह से एक क्रम आप याद रखिएगा। उत्तर से दक्षिण लगाने को आए या डायरेक्ट आए कि कैटस्किल माउंटेन कहाँ है, ब्लू हिल्स कहाँ है। ठीक, ब्लू हिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन पे ध्यान पड़ेगा। पर एक ब्लू हिल आपने यहां देख लिया, दूसरा ब्लू हिल आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के समीप, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का एक भाग है ब्लू हिल्स, टूरिस्ट बहुत जाते हैं। तो अगर विकल्प में यूएसए ना दिया, ऑस्ट्रेलिया दिया है, तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन गलत है, वो बना उस पे है, तो आंसर ऑस्ट्रेलिया बनेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आए ब्लू हिल कहाँ है, देश का नाम नहीं दिया है, राज्यों का भारत का नाम दे दिया है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, तब आंसर बनेगा मिजोरम। क्यों? क्योंकि मिजोरम में भी एक पर्वत है जिसका नाम है ब्लू हिल्स। ठीक है, तो मिजोरम, तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, मिजोरम। ठीक, परेशान हो, ये रिवीजन हम कराएंगे, फिर याद हो जाएगा सब। ब्लू हिल्स और ब्लू रिज के बीच में रंग पे पर्वत हैं। ठीक, एक रंग पे जो गया ब्लैक हिल, वो अलग कर दिया गया, ब्लैक है जाओ किनारे, ब्लैक हिल्स। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपके यूएसए के पर्वत। अब आता है मैक्सिको। मैक्सिको में अरावली का विस्तार तो है ही है दोस्तों, लेकिन यहां अरावली के विस्तार का नाम कुछ अलग नाम से जाना जाता है, लैटिन शब्द आ जाता है। ठीक, सियरा माद्रे। अब सियरा माद्रे में ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल दो नाम आता है। क्यूबा में सियरा मेस्ट्रा आ जाता है, सियरा मेस्ट्रा। क्यों, कैसे याद रखेंगे? सियरा मेस्ट्रा, क्यूबा की राजधानी है हवाना, किसके लिए जाना जाता है? सिगार के लिए, सिगार। और सिगार के साथ क्या रखना पड़ता है? एस्ट्रे। एस्ट्रे से याद रखिएगा, यहाँ सिगार एस्ट्रे बहुत चलता है। तो यहाँ पर पहाड़ का नाम भी, श्रेणी का नाम भी क्या है? मेस्ट्रा, एस्ट्रा मेस्ट्रा। अब आते हैं मैक्सिको पे। मैक्सिको में दो नाम आपको बताया गया, सियरा ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल। ठीक, हिंदी में कभी कभार क्या होता है कि पश्चिमी पूर्वी दे देता है तो आसान हो जाता है, लेकिन अगर अंग्रेजी वाले का ही देवनागरी में अनुवाद किया गया है तो वहां भी हिंदी के देवनागरी में ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल दिया रहेगा। दक्षिण अमेरिका में भी ये चीजें पुनः आएंगी, तभी समझ लीजिए। सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, ऑक्सीडेंटल, और दूसरा है सियरा माद्रे ओरिएंटल, ओरिएंटल। सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल। एक बस चीज समझ लेना है, ओरिएंट हमेशा इंग्लिश में ओरिएंट पूरब को कहा जाता है। ठीक, पूरब को ओरिएंट कहा जाता है, ओरिएंट लॉन्गमैन का एटलस भी आता है, ओरिएंट। ठीक, तो ओरिएंटल को कहां पे जोड़ना है? पूरब की तरफ, और ऑक्सीडेंटल क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा, और ओरिएंटल क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। ठीक, काम बन गया आपका, आराम से याद कर लीजिए। ठीक है, तो सियरा माद्रे ओरिएंटल पूरब वाली श्रेणी हो गई, और सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल आपका पश्चिम वाली श्रेणी हो गई। इसी तरह आपके रॉकीज में, एंडीज में भी आएगा। ठीक, एंडीज में भी ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल आएगा। अब वहां पर भी यही आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इससे क्लियर रहेगा। ठीक, चलिए, तो ये रहे आपके कहां के श्रेणियां? उत्तरी अमेरिका की दोस्तों। अब पुनः इसी का विस्तार कह लीजिए, या इसी तरह से आपके प्रशांत महासागरीय प्लेट और इनकी लघु प्लेटें, जुआन दी फोका, कोकोस, इन सब प्रशांत महासागरीय लघु प्लेटों के टक्कर से, इनके अभिसरण से उत्तरी अमेरिकी प्लेट में किन पर्वतों का निर्माण हुआ? कौन से वलित पर्वतों का निर्माण हुआ? रॉकीज का। इसी प्रकार से दक्षिण अमेरिकी प्लेट का इन प्रशांत महासागर और उनकी लघु प्लेटों से टक्कर से, अभिसरण से, प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी से कौन सी पर्वत श्रेणी का निर्माण होगा? आपका एंडीज पर्वतमाला का निर्माण होगा, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। अब उसको देख लेते हैं दोस्तों।
यह है आपका एंडीज पर्वतमाला। जो पनामा से स्टार्ट होकर आपके सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका तक फैला हुआ है। अब इसके पश्चिम और पूरब की स्थिति भी देख लेते हैं। इसके पूरब में आपके अर्जेंटीना, ब्राजील जैसे प्रमुख देश हैं, और पश्चिम में आपके पेरू, चिली जैसे देश हैं, और मध्य में बोलीविया। तो अक्सर एक क्वेश्चन आता है, बोलीविया में एक झील है लापाज। लापाज विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। क्यों? एंडीज पे अवस्थित है। लापाज में लेक टिटीकाका झील। दूसरा, विश्व की सबसे बड़ी नदी अर्थात सबसे ज्यादा जलायतन वाली नदी अमेजन नदी, इसका प्रारंभ भी कहां से हो रहा है? एंडीज से हो रहा है, आपके एंडीज पर्वतमाला से ही। अब इसमें भी आपके पूरब की तरफ वाला जो होगा ये कैल्डेरेरा है, पर्वत चोटी, एक हो गया, एक सिंगल पीक पर्वत चोटी। कई पर्वत हैं तो वो हो जाता है रेंज, श्रेणी। ठीक। और अगर कई श्रेणियां हैं, जैसे हिमालय में 3 श्रेणी हैं, तो माउंटेन चेन हो जाता है, पर्वत माला, पर्वत श्रृंखला। ठीक। लेकिन अगर विभिन्न कालों में विभिन्न प्रकार की इस तरह की श्रेणियां विकसित हुई हैं एक ही जगह पर, कई काल पे, कई अलग अलग विभिन्न कालों में, एक के बाद दूसरा तीसरा अलग अलग पीरियड्स में अगर कई रेंजेस एक साथ हैं, तब उनको बोला जाता है कॉर्डिलेरा। कॉर्डिलेरा सबसे बड़ी चीज हो गई, और यहां पर कॉर्डिलेरा है। ठीक। कई कालों में कई पर्वतमालाएं निकली हैं, लेकिन सब एक साथ हैं एंडीज पर्वतमाला के रूप में। एक और शब्दावली इसमें आती है पर्वत में, नॉट्स, गांठ, जैसे पामीर की गांठ, आर्मेनियन की गांठ। जब एशिया में आते हैं तब उसको देखते हैं। आइए इसको फटाक से कंप्लीट करते हैं। पहले यहां पर भी उत्तर में एक छोटी रेंज है जिसको कोस्ट रेंज या कोस्ट रेंज कहा जाता है। ठीक। यहां पे दूसरी पर्वतमाला है जिसका नाम है पकराइमा। इसकी सबसे ऊंची चोटी रोरोइमा हो गया। फिर गियाना, सूरीनाम और ब्राजील के बॉर्डर पे दूसरी पर्वतमाला है टुमुक हुमुक पर्वत श्रेणी। ठीक। यहां पे ब्राजीलियन श्रेणी है, ब्राजीलियन उच्च भूमि है, ब्राजीलियन उच्च भूमि है। ये साउथ अमेरिका के पर्वतमालाएं हैं, जिसमें क्वेश्चन कहां बनता है? एंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दोस्तों अकांकागुआ, अर्जेंटीना बॉर्डर पे अकांकागुआ, जो कि एशिया के बाहर सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि ज्यादातर हिमालय, ये सबसे लंबी पर्वतमाला है, लेकिन सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय है, और ज्यादातर ऊंची चोटियां हिमालय में ही पाई जा रही हैं, लेकिन यह सबसे ऊंची चोटी है, परंतु कहां पर? एशिया के बाहर या पश्चिमी गोलार्ध में। इस तरह के प्रश्न बना, आंसर विल बी अकांकागुआ। लेकिन दोस्तों अब यहां पे समझिए कि अकांकागुआ यद्यपि सबसे ऊंची चोटी तो है, मानी जाती है, एग्जाम में आया तो ये आंसर बनेगा, लेकिन ये कहां से? यह मीन सी लेवल, जहां से हमारा मानक है, मान्य समुद्र तल से माना जा रहा है, तब ये सबसे ऊंचा है। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन कहीं मिला कुछ बाउंसर टाइप का, कुछ अलग सा, कि पृथ्वी के केंद्र से सबसे दूर की बिंदु कौन है? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ सबसे ऊंचा क्षेत्र, ऊंचा पर्वत, सबसे दूर का भूमि कौन है? मतलब सबसे ऊंचा पर्वत फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये कौन है? तो वो अकांकागुआ या माउंट एवरेस्ट नहीं है, माउंट एवरेस्ट भी नहीं है। कौन है? दूसरा, क्यों है? तो कारण क्या है दोस्तों? वो है आपका चिम्बाराजो, माउंट चिम्बाराजो, विषुवत रेखा के समीप है माउंट चिम्बाराजो। यह भी एक ज्वालामुखी पर्वत है। यह ज्वालामुखी पर्वत नहीं है,
चिम्बा राजो। यह पृथ्वी के केंद्र से सबसे ऊंचा बिंदु है। पृथ्वी के केंद्र से सबसे ऊंचा बिंदु, सर्वाधिक ऊंचाई, ठीक, ये एंडीज का या पश्चिमी गोलार्ध का या एशिया के बाहर, एंडीज की सर्वोच्च चोटी, ठीक, लेकिन कहां से? मीन सी लेवल से, मीन सी लेवल से माना जाएगा। अब यहां पर क्या मुद्दा आ रहा है दोस्तों? विषुवत रेखा पर आपको मालूम है कि पृथ्वी का जो अपकेंद्रीय बल लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, वो मैक्सिमम होता है सर्वाधिक विषुवत रेखा पर और न्यूनतम ध्रुवों के समीप। इसी कारण से क्या कहा जाता है कि जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव कहां पड़ने वाला है? विषुवत रेखीय क्षेत्रों के आसपास। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपकेंद्रीय बल लग रहा है, जिससे समुद्र तल ज्यादा ऊंचा हो जाता है। तब समुद्र तल ज्यादा ऊंचा हो गया तो कोई पर्वत बहुत ऊंचा है लेकिन समुद्र तल ही ऊंचा होकर यहाँ तक आ गया, तो मीन सी लेवल से इसकी ऊंचाई कम हो गई ना। और अगर दूसरा पर्वत इससे छोटा है लेकिन वहां मीन सी लेवल भी नीचे है तो इसकी ऊंचाई फ्रॉम द मीन सी लेवल ज्यादा हो गई ना। तो ये यहाँ पर खेल हो रहा है। अकांकागुआ मीन सी लेवल से ऊंचाई ज्यादा लेता है, लेकिन केंद्र से, पृथ्वी के सेंटर से, या क्वेश्चन आया कि कौन सा पर्वत तारों के सबसे समीप है या पृथ्वी का कौन सा बिंदु तारों के सबसे समीप है, तब आंसर बनेगा चिम्बा राजो। कारण कि भाई वो तो ऊंचाई मतलब सेंटर से माना जाएगा ना, मीन सी लेवल का मतलब तो है नहीं उसको। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, एक ब्राजील में इनको रियल नाम से भी जाना जाता है। जैसे ऑक्सीडेंटल ओरिएंटल बताया, ब्राजील में एंडीज को रियल माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका छोटा ही है। अब आते हैं दूसरे महाद्वीप पर। अगला महाद्वीप दोस्तों आपका यूरोप। अब देखते हैं यूरोप के पर्वत। यूरोप तो जुड़ा हुआ है किससे? एशिया से। और केवल यूरोप और एशिया नहीं जुड़े हैं, ये अफ्रीका भी जुड़ा हुआ है ना। तो इस यूरोप और एशिया को एक साथ एक भूखंड लेते हुए क्या नाम दिया जाता है? यूरोएशिया, यूरेशिया। लेकिन अफ्रीका भी तो इसमें जुड़ा है दोस्तों। तो अफ्रीका जुड़ा होने के कारण एक नया नाम, जो कि इनका सबसे सही नाम है, क्या है? अफ्रो यूरेशिया। क्यों? यहां पर जुड़ाव है। क्यों? यहां पर जुड़ाव है। तो जहां पर ये महाद्वीप जुड़े हैं या जो इनको अलग कर रहा है, जो इनकी सीमा बन रहा है, अक्सर वो एग्जामिनेशन की पसंद बन जाता है। एग्जामिनर उसको जरूर पूछता है, जैसे कि आइए देखते हैं। तो पहला, एशिया और यूरोप यह कहां से अलग हो रहे हैं या कहां मिल रहे हैं? तो उसके लिए आपको एक पर्वत जानना है, यूराल। और यूराल से बहने वाली एक नदी है यूराल पर्वत, और नदी का नाम भी क्या है? रिवर यूराल, यूराल नदी। ठीक, यूराल पर्वत और यूराल नदी यह सीमा निर्धारित कर रहे हैं एशिया और यूरोप की। इसके पश्चिम में यूरोप और पूरब में एशिया। इसी प्रकार से आपका यहां पर पर्वत एक मिलेगा जिसका नाम है कॉकेसस माउंटेन्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? क्योंकि इस समय यहां पर विवाद चल रहा है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। क्या नाम इनका? इनका नाम कॉकेसस, कॉकेसस माउंटेन्स, कॉकेसस पर्वत। तो कॉकेसस और यूराल यह दो पर्वत ऐसे हैं जो कि एशिया और यूरोप के मध्य अवस्थित हैं और एशिया को यूरोप से जोड़ रहे हैं, या पॉलिटिकली देखा जाए तो एशिया और यूरोप को अलग कर रहे हैं। ठीक, अब यहां पर अगला अफ्रीका का भी नाम आया था। अफ्रीका को एशिया से कौन अलग कर रहा है? वहां पर सिनाई प्रायद्वीप है जो कि मिस्र का ही एक भाग है, तो वहां तक अफ्रीका
और वहां से फिर आगे पूरब में बढ़ेंगे तो एशिया प्रारंभ हो जाता है। मिस्र की सीमा आपके इजराइल और गाजा पट्टी जो इस समय विवाद में चल रहा है, गाजा पट्टी की सीमा मिस्र से भी लगती है। मिस्र ने इजराइल को तो बहुत बोला, लेकिन अपनी बॉर्डर को बंद कर लिया कि गाजा पट्टी से लोग पलायन करके मिस्र में ना आ पाए, है ना। कहां पर है? सिनाई प्रायद्वीप के पूरब में। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं, प्रारंभ करते हैं आपके यूरोप का क्षेत्र। तो यूरोप में दोस्तों अलग हो गया है, यूरोप कहां से कहां तक है। अब यूरोप में पहला पर्वत उत्तर से स्टार्ट करते हैं, कौन है आपका? इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, पेनाइन पर्वत। पेनाइन कहां पे? ब्रिटेन में। पेनाइन। कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन कहां पे? ब्रिटेन में। तो पेनाइन, कैम्ब्रियन, याद रखिएगा, पेनाइन कैम्ब्रियन कहां पर? ब्रिटेन में। कैम्ब्रियन ब्रिटेन के पर्वत के नाम पर कैम्ब्रियन काल, और पृथ्वी का सबसे प्राचीनतम काल जो माना गया भूगर्भिक रूप से प्री कैम्ब्रियन पीरियड, कैम्ब्रियन के पहले, कैम्ब्रियन निर्माण होने के पहले, ठीक, का जो काल था जब पृथ्वी बन रही थी, तो उसको प्री कैम्ब्रियन पीरियड कहा जाता है। चलिए, पेनाइन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे मिलता जुलता नाम आने वाला है, एपेनाइन पायरेनीज। ठीक, पेनाइन, एपेनाइन, पायरेनीज, तीन आएंगे, तीनों पे क्वेश्चन अक्सर आया है, इसलिए सावधान। अभी नहीं बताएंगे, जब आएगा तब बताएंगे ताकि फिर रिवाइज हो जाए। पेनाइन याद रखना, पेनाइन। अब स्कैंडिनेविया अक्सर एग्जाम में आया है, स्कैंडिनेविया किसको कहते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्री किसको कहा जाता है? तो दोस्तों यह जो आपका नॉर्वे स्वीडन का भाग है, इसको स्कैंडिनेविया कहा जाता है। और यहां पर एक और पर्वत है जिसको जोलेन माउंटेन कहा जाता है। जोलेन, जोलेन, भाषा उस तरह की है। जोलेन, स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया, यहां पर लैप जनजाति रहती है, इसीलिए इसको लैपलैंड भी कहा जाता है। स्कैंडिनेविया पर्वत है और उसके अगल बगल के क्षेत्र लैपलैंड। और यहां पर एक है जोलेन। जोलेन किसकी सीमा बना रहा है? मान लो आया तो नॉर्वे और स्वीडन की सीमा बना रहा है, जोलेन माउंटेन। अब स्कैंडिनेविया, जोलेन, लैपलैंड, इतना तो आप जान गए। एक चीज और जान लीजिए, यह जो स्कैंडिनेविया पर्वत है या नॉर्वे का जो पश्चिमी भाग है, जो सागर से लगा हुआ है, तो ये सागर है, सागर से लगा हुआ भूमि है, जैसे अपने यहाँ पश्चिमी घाट है, लेकिन ये ठंडा क्षेत्र है, ठंडा क्षेत्र है। हिमयुग इसने देखा है, खूब ग्लेशिएशन हुआ है, और उसके बाद जब हिमनद, हिमानी आती हैं तो अपने साथ अपरदन करती हैं, घाटियां बनाती हैं और फटाक से समुद्र में घप घप गिर जाती हैं। अब इसके बाद जब हिमयुग खत्म होगा, शीतकाल खत्म होगा, गर्म पीरियड आता है, तब यह घाटियां खाली हो जाती हैं और देखने में कटा फिटा तट दिखने लगता है। इसको अलग नाम दे दिया गया है, फियोर्ड तट। फियोर्ड तट किसके द्वारा निर्मित होता है? ग्लेशियर्स के द्वारा। और कहां पर विश्व में सबसे अच्छी मात्रा में पाया जाता है, कहां पर सबसे दर्शनीय है? तो नॉर्वे का पश्चिमी तट, स्कैंडिनेविया का पश्चिमी तट, ठीक है ना, फियोर्ड तट। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रमुख देश कौन आए आपके? फ्रांस आया, जर्मनी आया, ठीक, जर्मनी, हिटलर। जर्मनी में एक नदी है, राइन नदी। राइन नदी की क्या विशेषता है? यही वो नदी है, आज भी सबसे ज्यादा व्यस्ततम नदी मार्ग राइन का है। अक्सर एग्जाम में ये भी प्रश्न आता है, नदी में डिटेल में देखेंगे। राइन नदी रिफ्ट घाटी में बहती है। रिफ्ट घाटी क्या है? कभी कभी पृथ्वी पर भूसंचलन हो जाता है तो मध्य का जो भूभाग है वो दब जाता है और किनारे का भूभाग जो अपनी जगह पर स्थित रहता है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिए, अपनी जगह पर वैसे के वैसे रहता है, लेकिन चूंकि बीच का भाग दब गया, तो बीच का भाग दबा है तो ये जो अपनी जगह पर तो है, लेकिन अब यहां से देखने में लगेगा ऊंचा, पर्वत जैसा। पर्वत क्या? पर्वत जो अपने सराउंडिंग एरिया, अगल बगल के एरिया से एक पर्याप्त ऊंचाई लिया हो, समझने वाली ऊंचाई, मतलब आपको दिखता रहे। वैसे तो डिफिनीशन 1000 मीटर है कि इससे ज्यादा रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली उससे छोटे भी हिल्स का नाम, पर्वत का नाम मिल गया। इसका मतलब कि अपने अगल बगल के क्षेत्र की तुलना में वह एक पर्याप्त ऊंचाई रहे, प्लस उसका शीर्ष शंक्वाकार हो, कोनिकल हो, तब उसको पर्वत कहेंगे। छोटा है पहाड़ी, बड़ा है पर्वत, ठीक। अब इसी तरह से यहां पर
एक भूभाग धंस गया, दूसरा उठा है, तब नीचे से देखने में ऊंचा लगेगा और अपर्दन के कारण शंक्वाकार हो जाएगा, क्या नाम पड़ जाएगा? पर्वत। लेकिन कैसा पर्वत? ब्लॉक पर्वत। क्यों? क्योंकि ये रिफ्टिंग हो गई, भ्रंशन हो गया, भ्रंश घाटी के समीप ब्लॉक पर्वत। भारत में, बिल्कुल भारत में सतपुरा नदी के दोनों तरफ जो ऊंचा हुआ भूभाग है ब्लॉक पर्वत है। जैसे तापी नदी, नर्मदा और तापी के मध्य में सतपुरा पर्वत है। तो नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती है, जिसके उत्तरी ढाल अर्थात विंध्याचल के दक्षिणी ढाल एक कगार है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ठीक, लेकिन नर्मदा के दक्षिण में जो सतपुरा है उसके दोनों तरफ भ्रंशन हो गया है। उत्तर में नर्मदा घाटी और दक्षिण में तापी घाटी और बीच में सतपुरा पर्वत। सतपुरा पर्वत इंडिया का बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन इन इंडिया। विंध्याचल नहीं, सतपुरा टिक करिएगा, यूपीएससी में फंसाता है इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर राइन नदी घाटी है, भ्रंश घाटी में बहती है, तो इसके दोनों तरफ जो ऊंचे हुए भाग हैं वो क्या हो गए? ब्लॉक माउंटेन हो गए। उनमें एक का नाम है, केक का नाम है, क्या नाम है? ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट, केक, ब्लैक फॉरेस्ट एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? पर्वत है। कैसा पर्वत है? ये वलित पर्वत है कि आपका भ्रंश पर्वत है? यह भ्रंश पर्वत है दोस्तों, वलन नहीं हुआ है, भ्रंशन हुआ है। ब्लॉक माउंटेन है, ठीक, खंड पर्वत है, भ्रंश पर्वत है, भ्रंशोत ब्लॉक पर्वत। मध्य में कौन सी नदी थी? मध्य में राइन नदी थी। तो इसके पूरब की तरफ भी ब्लॉक पर्वत हो गया, तो पश्चिम में भी कोई पर्वत होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या है? तो वॉसजेस। क्या नाम है? वॉसजेस। वॉसजेस। तो वॉसजेस और ब्लैक फॉरेस्ट ये दोनों ब्लॉक पर्वत हैं। कहां पर? यूरोप में। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में और वॉसजेस का एक्सटेंशन फ्रांस में चला जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और राइन नदी कहां से निकल रही है? आगे देखेंगे। चलिए अब आते हैं फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे। जब यहां पेनाइन बोला था तो बोला कि ध्यान देना, पेनाइन के नाम से मिलता जुलता एपेनाइन और पायरेनीज आएगा। ठीक, तो पेनाइन देख लिया ब्रिटेन में, अब पायरेनीज देखते हैं। पायरेनीज कहां पर है? आपके फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर। ये फ्रांस है, ये स्पेन, ये पुर्तगाल। तो फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे कौन सा पर्वत है? पायरेनीज। पायरेनीज, ठीक, पायरेनीज। क्यों? जैसे ज्यादातर जो पायरेट ओरेट वाला मूवी रहती है उसमें पायरेट ओरेट किससे संबंधित दिखाते हैं? पुर्तगालियों से। स्पेन पुर्तगाल वाले पायरेटों से ज्यादा मिले जुले रहते थे। तो फ्रांस वाले अपने बचाव के लिए क्या करेंगे? भाई पायरेट पहुंच गया इनके साथ स्पेन, अब स्पेन से फ्रांस में भी तो जा सकता है। तो बॉर्डर पे ही पर्वत जो है, उस पर्वत को क्या कह दिया? पायरेनीज, कि पायरेट लोग स्पेन की तरफ ही रहो, फ्रांस में आना नहीं। ठीक, पायरेनीज याद रखिएगा। पायरेनीज फ्रांस और स्पेन के मध्य है। चलिए अब अगला जो बचा पेनाइन के बाद एपेनाइन। एपेनाइन कहां पे? इटली में। एपेनाइन, एपेनाइन इटली में। ठीक, एपेनाइन ए से। ठीक, क्यों? क्योंकि एंटोनियो नाम, एंटोनियो नाम सोनिया जी का, एंटोनियो इटली से संबंधित। ठीक, तो इससे याद रखिएगा, याद करने के लिए बता रहा हूं, कुछ नहीं, कैसे भी करके आपका क्वेश्चन सही होने चाहिए। ऐसे जब पश्चिमी विक्षोभ वगैरह पढ़ते हैं तो वहां भी इसी तरह लिंक होता है। एपेनाइन इटली। इटली के उत्तर में जो छोड़े थे बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत, क्या नाम है? एल्प पर्वत, एल्प माउंटेन। एल्प्स, एल्प्स। अब एल्प के काल में ही जितने भी विश्व में पर्वत निकले हैं, उदय हुए, उन सबको अल्पाइन पर्वत भी कहा जाता है। अल्पाइन हिमालय, अल्प के समय में
तो क्या हिमालय भी अल्पाइन ओरोजनी है, अल्पाइन पर्वत है? बिल्कुल है। रॉकीज भी इसी समय का, एंडीज भी इसी समय का, एटलस भी इसी समय का। तो जितने भी पर्वत विश्व में वलित पर्वत एल्प के काल में निकले हैं, सबको क्या नाम कहा गया? एल्पाइन ओरोजनी। और एक और शब्द आपको मिलेगा, एल्पाइन हिमालयन ओरोजनी, मतलब एल्प से लेके हिमालय तक। अभी देखिएगा कैसे एक श्रेणी, एक चेन की तरह जा रही है, उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। दो नोट मिलेंगी, दोनों नोट के बीच में कैसे रस्सियां फंसी हैं पर्वत की, ठीक। तो हिमालय अल्पाइन ओरोजनी नाम पड़ जाता है। आइए फटाक से आगे बढ़ते हैं। इटली में एल्प उत्तर में और मध्य भाग में एपेनाइन है, दक्षिण में ज्वालामुखी है, जैसे कि आपका माउंट वेसुवियस और माउंट, चूंकि माउंट है तो लगे हाथ इसको भी बता दिया जाए, माउंट वेसुवियस और दूसरा किलिमन स्ट्रोम्बोली, विसुवियस, विसुवियस और दूसरा स्ट्रोम्बोली। कहां पे है? भूमध्य सागर में है। कौन से द्वीप में है? मान लीजिए क्वेश्चन आ गया तो दोस्तों विसु, जैसे बोल रहे हैं बस एक बार सुन लो तो समझ के। विसुवियस ज्वालामुखी, यह भूमध्य सागर का लाइट हाउस भी कहा जाता है। लाइट हाउस, प्रकाश स्तंभ। ये क्या होता है? पहले रात में भी जहाज चलते थे, अब कहीं पर सागर के बीच में कहीं अगर टापू रहता था, रॉक्स पत्थर रहते थे, तो वहां लाइट हाउस बना दिया जाता था, एक स्तंभ जिसके ऊपर प्रकाश जलता था रात में, ताकि जहाज का कैप्टन देख ले कि वहां पे कुछ है और अपने जहाज को मोड़ ले, नहीं तो टाइटैनिक वाला हाल हो। इसलिए उस बनते थे, उसका नाम लाइट हाउस, प्रकाश स्तंभ होता था। लेकिन यहाँ पर यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। अब इस सक्रिय ज्वालामुखी में क्या हो रहा है? हमेशा लावा या उद्गार, कुछ प्रकाश निकल रहा है, अपने आप प्रकाश दे रहा है, प्रकाश स्तंभ। तो प्रकाश स्तंभ है, लाइट हाउस है। तो लाइट हाउस से याद रखना होगा, लाइट हाउस, एल से लाइट हाउस, एल से याद रखिएगा लिपारी, लिपारी आइलैंड। कहां पर है? लिपारी द्वीप में। लिपारी द्वीप लाइट हाउस है, स्ट्रोम्बोली है, ठीक। और बाकी एटना, अगला इंपॉर्टेंट, एटना ज्वालामुखी, एटना एक्टिव है ये भी, एटना ज्वालामुखी। ये कहां पे है? यह आपके इटली के दक्षिण में, आपके सिसिली में है, सिसिली द्वीप पर, सिसिली द्वीप पर कौन? एटना। और स्ट्रोम्बोली जो अक्सर एग्जाम में आता है, यह लिपारी द्वीप पर, लिपारी द्वीप पे आएंगे सब। कहां पर आएंगे? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, ठीक। सबसे पूर्व में विसुवियस, मध्य में आपका स्ट्रोम्बोली और सबसे पूर्व में आपका एटेना, ठीक है ना। ये तीन प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र बन जाते हैं दोस्तों, ज्वालामुखी पर्वत हैं जो। आइए अब आगे बढ़ते हैं। युगोस्लाविया क्षेत्र में एक पर्वत है जिसका नाम है दीनारिक, दीनारिक अल्प, दीनारिक अल्प। मेन अल्प कहां है? इटली के उत्तर में, जो किन किन देशों में आता है? फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया, ठीक। और साथ में एक छोटा सा स्थलाबद्ध देश है लीचेनस्टीन, लीचेनस्टीन भी अल्प पर्वत पे ही है। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड जहां पर ज्यादातर विश्व के संगठनों का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में, वो भी अल्प पर्वत पे है। जो पिक्चर वगैरह, सीनरी वगैरह आप देखते हैं, वो सब स्विट्जरलैंड के सीन होते हैं। तो इतनी अच्छी जगह है अल्प, ठीक। फिर जब यहाँ पर हम देखेंगे फोन नामक स्थानीय पवन, उसमें भी अल्प का ही वर्णन आएगा। अल्प के उत्तरी ढाल पर उतरने वाली हवा जो गर्म हो जाती है, फोन कह जाती है। आइए, अल्प और दिनारिक अल्प दोनों अलग अलग है, दोनों यूरोप के हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं। अल्प इटली के उत्तर में और दिनारिक अल्प कहाँ है? यह आपके युगोस्लाविया क्षेत्र में, बाल्कन क्षेत्र में पड़ता है, ठीक। इसके दक्षिण में ग्रीस जहां है, ग्रीस में
एक दूसरा पर्वत है जिसका नाम है पिंडस। पिंडस, ये फैक्चुअल चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन दिनारिक अल्प के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर कास्ट टोपोग्राफी, कास्ट स्थलाकृतियां, ये क्या होती है, चूना पत्थर वाली। तो क्या दिनारिक अल्प चूना पत्थर वाली संरचना है? बी, जी हाँ बिल्कुल, दिनारिक अल्प चूना पत्थर निर्मित पर्वत हैं, और साथ ही साथ आपके एपेनाइन पर्वत भी चूना पत्थर से निर्मित हैं। जैसे अपने विंध्य क्षेत्र है, विंध्य क्षेत्र में कई आपको गुफाएं मिलती हैं, उसी तरह यहाँ भी आपको मिलेंगी कास्ट टोपोग्राफी, आपके चूना पत्थर वाली स्थलाकृतियां यहाँ भी मिलेंगी, यहाँ पे भी, ठीक। और इस कारण से क्या होता है, जो इनका तट है वह कटा फिटा होगा कि एकदम सपाट, एकदम बराबर होता है, ठीक, क्योंकि घुलनशील है, चूना पत्थर घुल के एकदम बराबर हो जाता है, ठीक, यहाँ का तट। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद और आप उत्तर पूर्व की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे एक पर्वतमाला है कार्पेथियन, जो कि पोलैंड और यूक्रेन के मध्य कही जाएगी, ठीक, पोलैंड और यूक्रेन युद्ध हो रहा है। कार्पेथियन, कार्पेथियन पर्वत श्रेणी, ठीक, कार्पेथियन पर्वत श्रेणी। अब इसके और पूरब गए तो हमको क्या मिलेगा, हमको सीमा मिल जाएगी, यूरोप समाप्त और एशिया प्रारंभ, जिसको बोलते हैं यूराल पर्वतमाला, यूराल पर्वत श्रेणी और यूराल नदी, इसके पूरब में आपका एशिया। इसी प्रकार से कॉकेसस पर्वत, उत्तर में यूरोप, दक्षिण में एशिया, और कॉकेसस में ही एक चोटी है माउंट ब्लैंक, सॉरी माउंट एल्ब्रुस, 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 माउंट एल्ब्रुस, एल्बुर्ज नहीं, एल्ब्रुस, याद रखना, एल्बुर्ज भी आएगा अभी, लेकिन ये क्या है, एल्ब्रुस, ब्रुस, ठीक, माउंट एल्ब्रुस, ब्रुस ले लिया, ब्रस को ब्रुस भी गांव में कहा जाता है, ब्रुस ऐसे पकड़े हैं, कैसा लगेगा, बहुत ऊंचा सा लगेगा ना, बहुत ऊंचा, एल्ब्रुस, ठीक। और ब्रुस, ब्रश वगैरह कहाँ का शब्द है, यूरोप का शब्द है, आपका इंग्लिश वर्ड है, तो इससे भी याद रखिएगा कि यूरोप का हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रुस किसका है, कॉकेसस का है, ठीक है। कहाँ पड़ता है, रशिया में पड़ता है, रशिया के क्षेत्र में पड़ता है माउंट एल्ब्रुस, कॉकेसस में। अब यहाँ पर एक गांठ की बात हमने किया था, तो दो गांठ है। पहली बात तो एक त्रुटि बहुत बड़ी, इसको सुधारा जाए। अब वापस आते हैं, हमने गांठ की बात की तो दो गांठ है, एक गांठ यहाँ और एक गांठ ताजिकिस्तान चीन बॉर्डर पे। कहां पर, ताजिकिस्तान और चीन बॉर्डर पे गांठ। गांठ क्या है, जैसे टाई की गांठ हम लोग बांधते हैं, नॉट, ठीक, इंग्लिश में नॉट कहते हैं, हिंदी में गांठ, पर्वत की गांठ, इंग्लिश माउंटेन नॉट। गांठ टाई की बांध ली है तो एक इधर गया, एक इधर गया, उसका भाग, एक भाग नीचे आया, कई भाग वहां से निकल रहे हैं या कई भाग वहां पे मिल रहे हैं। इसी तरह जहां से कई पर्वत श्रेणियां निकलती हैं, उद्गमित होती हैं, या वहां पर मिल जा रही हैं, वहीं पर वह वापस कंसंट्रेट हो जा रही हैं, वहीं पर वो सेंट्रिपिटल टाइप का काम कर रही हैं, आके मिल जा रही हैं, उसको बोला जाता है नॉट। दो इंपॉर्टेंट नॉट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, पामीर नॉट एंड आर्मेनियन नॉट। आर्मेनिया गांठ, आर्मेनिया की गांठ, और दूसरा पामीर की गांठ, पामीर की गांठ, पामीर नॉट, ये दो गांठ है दोस्तों। अब इन दोनों के मध्य भी पर्वत मालाएं हैं, जो एशिया की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। कैसे हैं, आइए देखते हैं। पहले यूरोप वाला देख लेते हैं। यूरोप के भूभाग में आपके कॉकेसस माउंटेन, जिसके उत्तर में यूरोप, दक्षिण में एशिया। कॉकेसस में कौन से देश आ रहे हैं, कॉकेसस पर 3 देश आपके अवस्थित हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। अजरबैजान जिसकी राजधानी बाकू, पहले भारत से मैत्री था, अब थोड़ा सा वो भटक रहा है। और आर्मेनिया मध्य में है, इस्लामबद्ध है, लेकिन भारत से मैत्री है। युद्ध हुआ आर्मेनिया अजरबैजान के मध्य में एक क्षेत्र को लेके, बाकी करंट में आप इसका डिटेल देखिएगा, अभी चूंकि जाग्राफी में उससे जुड़ा हुआ बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक सागर है
कौन सा सागर? ब्लैक सी। और इधर एक झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील, कैस्पियन सागर। नाम इतनी बड़ी है कि सागर नाम दे दिया, लेकिन झील है कैस्पियन झील। और ब्लैक सी के बीच में कॉकेसस माउंटेन है। तो मान लो यही प्रश्न आ गया, कॉकेसस पर्वत किन दो जलाशयों या जल पिंडों के मध्य है? तो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के मध्य है। अब यहाँ पर कैस्पियन सी के तट पर ही बाकू नामक एक शहर है, जो कि अजरबैजान की राजधानी है, वहां पेट्रोलियम संपन्न क्षेत्र है। आर्मेनिया बीच में है, और आर्मेनिया के नाम पर आर्मेनिया गांठ पड़ा है। अब यहां से एक पर्वत आपने देख ही लिया, कॉकेसस। ठीक, दूसरा पोंटिक, पोंटिक पर्वतमाला। पोंटिक, रिकी पोंटिंग, पोंटिक कहां पर? पोंटिक पर्वतमाला आपके तुर्की के उत्तर में, पोंटिक तुर्की के दक्षिण में, टॉरस, टी से टर्की, टी से टॉरस, टॉरस पर्वतमाला। तो टारस पर्वतमाला, पोंटिक पर्वतमाला, यह सब कहां पे? यह दोनों टर्की के उत्तर और दक्षिण में, और मध्य में पठार, एनातोलिया का पठार, माइनर प्लेट है, एनातोलिया प्लेट भी कहा जाता है। वो कैसा है? पैरेलल बाउंड्री बना रहा है। और वहीं पर पिछले साल एक लंबा भूकंप आया, जो आपका पूरा तुर्की से सीरिया तक हिला दिया था। ठीक, इतनी लंबी क्षेत्र में लगातार भूकंप, हम लोग तो सुनते हैं एक जगह भूकंप का फोकस यहाँ था, एपी सेंटर यहाँ था, लेकिन पैरेलल बाउंड्री जो बराबर सरकती हैं समानांतर, उसमें तो लंबे क्षेत्र में भूकंप लगातार आएगा। ठीक, पोंटिक और टॉरस माउंटेन, इनके बीच में एनातोलिया पठार। अब पामीर की गांठ से और भी कोई निकला? बिल्कुल निकला। कौन निकला? जिस अलेक्जेंडर से जो जुड़ गया। अलेक्जेंडर ने फारस के राजा को इस पर्वत के उस पार भेज दिया, कैस्पियन सागर में डुबकी लगाने के लिए। क्या नाम है? एल बुर्ज। बुर्ज, आप नाम सुने, बुर्ज खलीफा। तो यह अरब वर्ल्ड का, मुस्लिम वर्ल्ड का मिलता जुलता नाम हो गया। और ब्रुस क्या नाम था? यूरोप, अंग्रेजी नाम था, ब्रश, ब्रुस। ठीक, उसका तद्भव हो गया ब्रुस। ब्रुस से याद रखिएगा, यूरोप का हाईएस्ट पीक। और बुर्ज, एल बुर्ज, यह क्या है? यह ईरान के उत्तर में अवस्थित पर्वतमाला, जिसमें सिकंदर ने ईरान के राजा को हरा के उस पार भेज दिया था। एल, बाकी हिस्ट्री में देखी ना, एल बुर्ज, एल बुर्ज पर्वत। ठीक, एल बुर्ज और एल ब्रुस, यहां ब्रुस है और यहां बुर्ज है। एल ब्रुस और एल बुर्ज दो पर्वत हैं। अब यहां से और भी कोई निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। एल बुर्ज का आगे का विस्तार किस नाम से जाना गया? हिंदू कुश। क्या नाम? हिंदू कुश, हिंदू कुश। और हिंदू कुश पर्वत में ही एक दर्रा आता है, खैबर। खैबर, सिकंदर, अलेक्जेंडर का गुरु जो थे टॉलमी, उन्होंने सिकंदर को बताया था कि भारत में, हिंदुस्तान में, इंडिया में, इंडिया नाम वही लोग दिए, आप बसंत के काल में ही एंटर करिएगा खैबर दर्रे से। क्यों ऐसा? क्योंकि शीतकाल में तो वहां पर भाई बर्फ जमी है, बसंत काल में बर्फ पिघलेगी तभी एंट्री पा पाओगे। इसीलिए फालतू वेस्टेज ऑफ टाइम मनी मत करना, एनर्जी, सही समय पे जाना, गुरु की बात माना, हो गया। इसीलिए आपके भी सब गुरु, हम ही नहीं, सब बोलते रहते हैं बराबर रिवीजन करो, बराबर प्रैक्टिस करो, लेकिन करते हो? नहीं करते हो। जो करता है वो महान हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए आगे आते हैं वापस। तो पोंटिक माउंटेन, टारस माउंटेन, एलबुर्ज माउंटेन, हिंदुकुश माउंटेन। अब हिंदुकुश कहां पहुंच जा रहा है? हिंदुकुश पामीर की गांठ पे पहुंच जा रहा है। तो एक चेन बन गई ना, आर्मेनिया गांठ से पामीर की गांठ तक टहलना है कूद कूद के, तो कैसे? एलबुर्ज पे जाओ, हिंदुकुश पे जाओ, पामीर पहुंच जाओगे। ऊंची, सबसे ऊंचा रूफ ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की छत भी पामीर को कहा जाता है, पामीर की पठार को। ठीक, गांठ है वो। चलिए अब वापस आते हैं। अब पामीर की गांठ से एक दक्षिण में दूसरी माला निकली, इसको नाम दिया गया पाकिस्तान में सुलेमान, फिर किरथार, फिर जैग्रोस। ठीक, सुलेमान, किरथार, जैग्रोस। सुलेमान पर्वतमाला, फिर किरथार, किरथार, फिर
जैग्रोस, जैग्रोस। तो जैग्रोस होते हुए, किरथार होते हुए, सुलेमान होते हुए भी पामीर की गांठ जाया जा सकता है। तो दोस्तों एक यह रस्सी बन गई, एक गांठ से निकलने वाली ये रस्सी बन गई, इसके मध्य में आपका ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का क्षेत्र आता है। ग्वादर बंदरगाह, ठीक, वहां से एंट्री आप करते हैं। चलिए, तो ये हो गए आपके पश्चिमी एशिया के द्वीप। अब इसके अलावा जो करंट से इंपॉर्टेंट आ जा रहा है दोस्तों, वो है जॉर्डन में एक पर्वत गोलन, जॉर्डन में एक पर्वत है गोलन हाइट्स। क्या नाम है? गोलन, गोलन, ठीक, गोलन। कहां पे? इजराइल के उत्तर में, सीरिया जॉर्डन में गोलन। अक्सर न्यूज में रहता है, युद्ध चल रहा है, फिर न्यूज में आएगा, एग्जाम में भी आएगा, गोलन, ठीक, जॉर्डन में गोलन, ठीक। आइए अब आगे बढ़ते हैं। पामीर की गांठ के पश्चिम तो आपने देख लिया, अब पामीर के गांठ के पूरब देखते हैं। यहां भी निकलनी चाहिए कई गांठें, कई रस्सियां बिल्कुल निकलेंगी। यहां पर ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय मतलब पार हिमालय, मतलब हिमालय के उस पार, हिमालय के उत्तर, हिमालय से पहले जो बना है कौन? 3 प्रमुख हैं भारत में जो आती हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख और कैलाश रेंजेस, ठीक, यह पार हिमालय में आते हैं। तो काराकोरम कहां से निकल रहा है? पामीर की गांठ से। पहला हो गया आपका काराकोरम, काराकोरम, इसी के दक्षिण में हिमालय। दूसरा कुनलुन शान, यह मध्य में निकला, कुनलुन, कुनलुन शान चीन में गया। उत्तर में तियान शान, तियान शान, फिर यही आगे अल्टाई के रूप में, अल्टाई, अल्टाई, फिर सियान, सियान, फिर याबलो नोवाई, याबलो नोवाई, ठीक। फिर कहां पहुंच गया? कमचटका पेनिनसुला, और आगे उत्तर में आपके चुक्सी, चुक्सी श्रेणी यहां तक चली जा रही है, ठीक। अब यह जो गांठ है, इसी के सहारे इंडियन प्लेट कैसे मूव कर रही है? इंडियन प्लेट नॉर्थ ईस्ट मूव कर रही है, उत्तर पूरब, और यहीं से एक दबाव बन रहा है जिसको HFF कहा गया, HHF, HHF, हिमालयन हरिद्वार फाल्ट। अब इसी के सहारे यह टूट के अलग भी हो सकता है। जब ये भाग अलग बन जाएगा तो हिंदी चीनी भाई भाई सार्थक हो जाएगा, ठीक, अगर यहां से अलग हो गया तो। चलिए वापस आते हैं। अब काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख, फिर कैलाश, ठीक। भारत के भूगोल में इसका डिटेल, लद्दाख, काराकोरम, कैलाश, यह सब कहाँ हैं? यह सब हिमालय के उत्तर में है, हिमालय से पहले बने हैं। जब भारतीय प्लेट आगे टकराई और उस समय इसका मुहाना टेथिस सागर युक्त था, सागरी इसकी सीमांत थी, तब यह बना है। और उसके बाद हिमालय की उत्पत्ति होती है, हिमालय बाद में बना। हिमालय का आगे विस्तार होते होते कहां पे? पटकाई बुम, उसके बाद अराकान योमा, अब विदेश आ गया, और पेगु योमा, इसलिए इसको जान लीजिए। अराकान योमा, अराकान योमा म्यांमार भारत बॉर्डर बनाता है, और पेगु योमा म्यांमार में है, पेगु, पेगु योमा। अराकान योमा के विस्तार को ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी कहा जाता है। यहाँ पे सागर में विलीन हो गया, फिर जहां पर यह चोटियां ऊपर निकली वहां द्वीप हो गया और उसको बोला गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक। आगे इंडिया के डिटेल। अब इसके बाद आगे बढ़े तो देखा जाएगा कि क्या जापान वगैरह में भी कोई इंपॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम में आता है? बिल्कुल आता है, फूजियामा, एक ज्वालामुखी पर्वत फूजियामा, जापान में फूजियामा, माउंट फूजी, फूजियामा। तो ये आपके प्रमुख रूप से हो गए एशिया के पर्वत। क्वेश्चन यहीं से ज्यादा आपके बनते हैं दोस्तों। भारत में अरावली है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है। भारत का भूगोल अलग ही आपका एक खंड है, इसलिए अब आगे बढ़ जाते हैं।
अब अफ्रीका पे आते हैं दोस्तों। अफ्रीका महाद्वीप, जहां से विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं एकमात्र महाद्वीप जहां से गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप के सबसे उत्तर में मोरक्को, अल्जीरिया और टूनेशिया, इन देशों में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है एटलस, एटलस माउंटेन, एटलस पर्वत श्रेणी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट टॉबकोल, माउंट टॉबकोल, टॉब कॉल, चोटी टॉबकोल, ठीक, एटलस की चोटी टॉबकोल। यह कहां पर है? उत्तरी भाग में है, ठीक। और सबसे दक्षिणी भाग में इंपॉर्टेंट ड्रैकन्सबर्ग, अक्सर एग्जाम में यही दोनों पूछे जाते हैं अफ्रीका से। टॉब एटलस पर्वत कहां पे और ड्रैकन्सबर्ग पर्वत कहां पे? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, ड्रैकन्सबर्ग, जोहानिसबर्ग वगैरह नाम सुना ही है, उसी से मिलता जुलता ड्रैकन्सबर्ग, याद रखने के लिए आसान। लेकिन और क्या महत्व है? यहाँ पर गांधी जी का भी योगदान है, यहाँ पर आंदोलन भी बहुत हुए हैं अंग्रेजों के खिलाफ, जनजातियों के। ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन, मध्य में टेबल माउंटेन, टेबल माउंटेन, ठीक। अब बाकी देखते हैं दोस्तों, एटलस माउंटेन, और इसके पहले अभी हमने बात किया था कैमरून, माउंट कैमरून आ गया, माउंट कैमरून, माउंट कैमरून, यह सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। अफ्रीका में पठार ज्यादा हैं, कुछ पर्वत हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं आप कह सकते, लेकिन ज्वालामुखी भी हैं, जैसे केनिया में माउंट केनिया, फिर तंजानिया में माउंट तंजानिया, तंजानिया में माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। अब दोस्तों माउंट केनिया यह भी ज्वालामुखी पर्वत है, माउंट किलिमंजारो भी ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट केनिया अफ्रीका का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, और पहला सर्वोच्च चोटी कौन है? माउंट किलिमंजारो, विषुवत रेखा पे अवस्थित है। लेकिन यह एकमात्र ऐसी जगह है कि जहां विषुवत रेखा पर भी बर्फ गिरती है। कैसे भाई? इतने गर्म क्षेत्र में बर्फ कहां से गिरेगी? क्यों नहीं गिर सकती भाई? नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य ह्रास दर के बारे में आपने पढ़ा ही है। ऊंचाई पे बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर गिरता जाएगा, और माउंट किलिमंजारो की ऊंचाइयों पर, टॉप पर बर्फ रहता है। तो विषुवत रेखा पे भी बर्फ है? हाँ है, बता सकते हो आप, ठीक। हाईएस्ट पीक, सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी कहाँ की? अफ्रीका की, अफ्रीका की। और पूर्वी गोलार्ध में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? माउंट किलिमंजारो, हाईएस्ट वॉल्केनो इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। पूर्वी गोलार्ध का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत, और पूरी दुनिया का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत क्या था? एकांकागुआ, तुमने देखा था, वहां पे थोड़ा मिस हो गया। एकांकागुआ सबसे ऊंची चोटी एंडीज की है, लेकिन क्वेश्चन आया सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन है? तो ओजस डेल सेलाडो, ओजस डेल सेलाडो, यह भी एंडीज का ही एक चोटी है जो ज्वालामुखी है, पर्वत है, लेकिन एकांकागुआ ज्वालामुखी पर्वत नहीं था। पूर्वी गोलार्ध का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत पूर्वी गोलार्ध में, क्योंकि एंडीज तो पश्चिमी गोलार्ध में, ज्यादातर तो पश्चिमी गोलार्ध में ही थे दोस्तों, ठीक। चलिए अगला, अफ्रीका के मध्य भाग में माउंट रुवेनजोरी, 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 ठीक, माउंट रुवेनजोरी कहां पर? मध्य में, ठीक।
आगे कटंगा का पठार, कटंगा, मुचिंगा, इसके दक्षिण में मुचिंगा, इस तरह के उच्च भूमि पर्वत श्रेणियां भी आपको अफ्रीका में मिलेंगी। अब एक फटाक से रिवीजन, अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी किलिमंजारो, जो कि पूर्वी गोलार्ध का या एंडीज के बाहर, पूर्वी गोलार्ध में एंडीज के बाहर कहीं भी सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत किलिमंजारो। ठीक, इक्वेटर पे होने के बावजूद बर्फ भी यहाँ पड़ती है। माउंट कैमरून कहां पर? अफ्रीका में। और कैमरून श्रेणी कहां पर? तो कनाडा में देखा गया था कैमरून श्रेणी। एटलस माउंटेन अक्सर एग्जाम में आता है, माउंट एटलस रेंज, एटलस पर्वत श्रेणी कहां है? अफ्रीका में। कहां पर? उत्तर में। मान लीजिए देश पूछ लिया तो 3 देश हैं। ये देश क्या? मोरक्को, मध्य में क्या? अल्जीरिया, और पूरब, सबसे पूरब में क्या? टूनेशिया। तो मोरक्को, अल्जीरिया, टूनेशिया, इन 3 देशों में एटलस श्रेणी विद्यमान है। किसके तट पे? आप क्या बोलेंगे? इसके उत्तर में कौन सा सागर है? उत्तर में भूमध्य सागर है। और यहां पर अगर पश्चिम में देखा जाए अटलांटिक महासागर है। ठीक, अटलांटिक महासागर। चलिए, तो ये आपके प्रमुख यहाँ के श्रेणी हो गए दोस्तों। अब आते हैं अगले महाद्वीप पर। अगला महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यहां दोस्तों थोड़ा सा रिकॉल करिए, ऑस्ट्रेलिया देश भी है, महाद्वीप भी है, लेकिन एक नाम और आता है ओशियानिया। ये क्या है? ओशियानिया। ओशियानिया, यह ऑस्ट्रेलिया के अलावा जो अन्य द्वीप हैं, इन द्वीपों के समूह को 3 प्रमुख भाग में बांटा जाता है। उनको एक साथ बोला जाएगा तो ओशन के मध्य में इन आइलैंड्स का जो एक समूहों का एकीकरण है, उनको एक शब्द में बोला गया तो बोला जाएगा ओशियानिया। ठीक, वो 3 कौन है? वो 3 है दोस्तों मलेनेशिया, हिंदी में लिख देते हैं, मलेनेशिया प्लस माइक्रोनेशिया प्लस पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया, ठीक, मलेनेशिया प्लस माइक्रोनेशिया प्लस पॉलिनेशिया, इन तीनों द्वीप समूहों को जोड़ दिया जाएगा तो आपका बन जाता है ओशियानिया। ठीक है, अब ये तीनों हैं क्या दोस्तों? इनको भी दिमाग में समझ लीजिए, लगे हाथ। पॉलिनेशिया, पॉली मतलब होता है मेनी, कई, कई, तो कई ज्यादातर संख्या, छोटे छोटे कई हैं। कहां पे हैं कई? कई हैं आपके प्रशांत महासागरीय क्षेत्र की तरफ कई, तो पॉलिनेशिया, इसको नाम दे दीजिए पॉलिनेशिया। ठीक, अगला लेते हैं माइक्रोनेशिया। माइक्रो मतलब क्या होता है? दब गया, छोटा हो गया, माइक्रो हो गया। माइक्रो, तो माइक्रो कब होगा? जब बहुत ज्यादा प्रेशर में आएगा कोई चीज। प्रेशर सब ज्यादा कहां पड़ेगा? मारियाना ट्रेंच में पड़ेगा, मारियाना गर्त में। सागर के पूरे अथाह गहराई में चले गए हो, पूरे सागरी जल का दाब पड़ेगा, माइक्रो हो जाओगे, माइक्रोनेशिया। तो माइक्रोनेशिया, मारियाना ट्रेंच फिलीपीन की तरफ, यहाँ पर आप बोल दिए माइक्रोनेशिया। इधर के जो आइलैंड्स हैं ये सब माइक्रोनेशिया कहे जाएंगे, इधर के जो आइलैंड्स हैं ये सब पॉलिनेशिया कहे जाएंगे, और मध्य का जो भाग है मलेशिया से आगे विस्तृत, इसको मलेनेशिया कहा जाता है, मलेनेशिया। इस तरह से ये तीनों नाम पड़े हैं, माइक्रोनेशिया, मलेनेशिया, पॉलिनेशिया, और इनको एक साथ जोड़ा जाएगा तो सबको ओशियानिया कहा जाता है। 2 प्रमुख हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश। ठीक, बाकी यहाँ पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी, यहाँ का पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है पूरे ओशियानिया का, पापुआ न्यू गिनी। ठीक, इसके पश्चिमी भाग इंडोनेशिया, पापुआ द्वीप का पश्चिमी भाग इंडोनेशिया क्षेत्र में आता है जो कि एशिया का भाग है, और पूर्वी भाग पापुआ न्यू गिनी, यह आपके ओशियानिया का भाग बनता है। चलिए अब वापस आते हैं,
तो मेन प्रमुख जो है यह ऑस्ट्रेलिया आपके प्लेट किनारे पर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में कोई नवीन वलित पर्वत नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरा, पुराने हैं, पुराने कुछ ऊंचाई क्षेत्र मिल जाएंगे। क्या बहुत ऊंचे पर्वत मिलेंगे? जब नवीन वलित है ही नहीं तो यहाँ बहुत ऊंचे पर्वत नहीं मिलेंगे। सबसे ऊंचा कौन? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का क्यों बना, अभी बात करते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में एक पर्वत चोटी है कॉकेसस, वो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है पूरे ऑस्ट्रेलिया देश का। ठीक, अब यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नामक बात हो गई। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये कहां पर है? ये आपके ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी किनारे पर है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कर क्या रहा है, ये बना कैसे? तो यह जैसे भारत में पश्चिमी घाट है उसी प्रकार से यह एस्कार्पमेंट है। अब भारत का पश्चिमी घाट के कारण भारत का पश्चिमी तट काफी अच्छी मात्रा में वर्षा प्राप्त करता है, बिल्कुल करता है। तो यहाँ पर ये भी करेगा। कैसे करेगा भाई? व्यापारिक पौने दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रकार चलती हैं और यहीं पर ऑस्ट्रेलिया देश अवस्थित है। ऑस्ट्रेलिया देश आपके यहाँ पर अवस्थित है। तो उत्तरी भूभाग में व्यापारिक पौने सागर की तरफ से आ रही हैं और सागर की तरफ से जो व्यापारिक पौने आएंगी यह मॉइस्चर लेडन विंड्स होंगी, यह आर्द्रता लिए हुए रहेंगी और वर्षा कराएंगी टकराकर। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दूसरी क्या फायदे हैं? दूसरा फायदा है कि यहाँ पर आप शीत क्षेत्र में गए, अगर शीत क्षेत्र में जाएंगे तब यहां पर आपको मिलेगा एक वार्म ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा जो कि गर्म धारा है, उसने भी यहाँ के मौसम को अच्छा बनाया। जैसे ब्रिटेन फ्रांस में आपका गल्फ स्ट्रीम या उसको कहिए उत्तरी प्रशांत प्रवाह, इसके कारण वहां पर मौसम सुहावना होता है, वैसे यहाँ पे है, जिसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है वही सर्वाधिक जनसंख्या संकेंद्रण युक्त क्षेत्र है। सिडनी, एडिलेड, पर्थ, ये सब नगर यहीं पर आपके पाए जा रहे हैं। कैनबरा, ठीक है, कैनबरा, सिडनी। अब सिडनी की बात हुई तो सिडनी के पास ही एक पर्वत है ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन सिडनी के पास ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का पर्वत है। इसी के साथ और यहाँ के इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, ब्रोकन हिल्स, माउंट ईसा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। माउंट ईसा, ब्रोकन हिल्स, यह सब खनिज संपन्न क्षेत्र हैं। ठीक, ग्रेट बैरियर रीफ है, इस प्रकार से यहाँ एक बैरियर। और लास्ट है आपका डार्लिंग रेंज। डार्लिंग रेंज यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्र में पड़ेगा, जबकि डार्लिंग, मरे डार्लिंग रिवर, मरे डार्लिंग बेसिन ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी पूर्वी क्षेत्र में है। ठीक, तो ये रहा दोस्तों आपका। और न्यूजीलैंड में दक्षिणी अल्प, अल्प कहां? यूरोप में, दक्षिणी अल्प कहां? न्यूजीलैंड में। यहां भी एक पर्वत, इसके दक्षिण विस्तार को ऑस्ट्रेलियन अल्प भी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलियन अल्प भी कहा जाता है। तो ये रहे आपके विश्व के प्रमुख पर्वत श्रेणियां। विश्व में एटलस में माउंट आप इस तरह से देखते होंगे, देखिए सब उसी में आपने डिटेल में उसको जाना। अब एक क्रम में जानने से क्या फायदा होगा कि आपको सब चीजें याद रहेगा और कभी भी एग्जाम में कंफ्यूजन होगा तो उसको भी आप दूर कर सकते हैं। अब पूरे मानचित्र को एक साथ कर दिया जाए। देखिए दोस्तों, तो इस तरह आपने पूरे विश्व के पर्वत श्रेणियों के बारे में आज जाना। अब अगली वीडियो में हम मिलते हैं, विश्व के पठार, विश्व के मैदान, इनके बारे में करते हैं और उनको आपस में जोड़ के समझते हैं और इसका रिवीजन भी बीच बीच में होता रहेगा, जिससे आपको कुछ आपका आधे से अधिक भार
खुद ही हल्का हो जाएगा और आप प्रतियोगिता में जरूर सफल होंगे। इसी शुभकामना के साथ आज विदा चाहूंगा। मिलते हैं फिर, नमस्कार।